हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो हम लोग बात कर रहे हैं अपने यूनिट टेस्ट 3 के बारे में जो टीजीटी के लिए हुआ था। तो इसके क्वेश्चंस के आंसर तो आपको पता है, बट उनमें थोड़ा सा और हम लोग डिस्कस करेंगे सोल्यूशन के बारे में कि यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट लगा हुआ था। तो चीज़ें तो वैसे आपको पता बहुत ईजी हैं। ऐसे सर्किल का सेंटर निकालना जो 0 0 A0 0 B से पास हो रहा है। इसमें तरीका ये हो सकता है, कई बार हम लोग सर्किल की जनरल इक्वेशन लेट कर लेते हैं और इन तीनों पॉइंट से पास करा के उस इक्वेशन के माध्यम से उसका सेंटर -G-F निकाल लेते हैं। वो भी बहुत आसान होता है। और दूसरे दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये 0 0 से पास हो रहा है और ये पॉइंट A0 x एक्सिस पर है यहाँ पे, और इस तरह से तीसरा पॉइंट 0B यानी y एक्सिस पर है। तो इस तरह से बनेगा सर्किल, तीनों से पास हो रहा है ना। तो ये जो है OA या OB सर्किल की कॉर्ड है। तो यहाँ से परपेंडिकुलर सेंटर से अगर ड्रॉप करेंगे तो ये जो परपेंडिकुलर इस कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा, मतलब ये हो गया A/2 है ना, और ये परपेंडिकुलर इसको हाफ में डिवाइड करेंगे, इतना B/2 इधर भी B/2। तो अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये अगर इतना ओरिजिन से यहाँ तक A/2 है तो इसका x कोऑर्डिनेट A/2 और ये B/2 है तो y कोऑर्डिनेट B/2। इस तरह भी हम इसका सेंटर निकाल सकते हैं, फिर उसकी रेडियस भी निकाल सकते हैं और ज़रूरत पड़ेगी तो इक्वेशन भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे फ़िलहाल सेंटर पूछा गया है, जो A पार्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा विच टेक्स इनटू अकाउंट ऑफ ऑल द डाटा। वो मीन होता है, मीन निकालने में सभी डेटा का हम लोग यूज़ करते हैं। थर्ड नंबर में है इफ मीन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन इज़ 50, इफ़ वन ऑब्जर्वेशन विच वाज 50 इज़ रिप्लेस्ड बाई 150। मतलब 100 ऑब्जर्वेशन का मीन 50, यानी उन 100 ऑब्जर्वेशन का सम 100 × 50 500 होगा। अब क्या हो रहा है, इसमें से एक 50 हट गया -50, उसके जगह पर 150 ऐड हो गया, बचे कितने, अभी भी 100 हैं। तो जो न्यू मीन होगा वो यही होगा कि ये 50 ऑब्जर्वेशन का सम था, उसमें से एक ऑब्जर्वेशन माइनस हुआ और एक प्लस हुआ है। अब जो इसका सम है वो 100 ऑब्जेक्ट को अभी भी हैं, डिवाइड करेंगे तो 51 आएगा, क्योंकि ये आप देखेंगे कि 5100 आ रहा है ना, क्योंकि -50 + 50 कट गया, 100 एक्स्ट्रा हुआ तो 5000 + 100 5100 हो गया। यहाँ पर देखिए इनका मीडियन निकालना। मीडियन निकालने के लिए बहुत ही सिंपल सवाल है, इससे सिंपल कुछ हो नहीं सकता। एलिमेंट को एक ऑर्डर में लगाइए, क्रम में लगाइए। आप देखेंगे नंबर ऑफ़ एलिमेंट इसमें 9 है, तो ऑड नंबर ऑफ में मीडियन सिर्फ एक होगा। फार्मूला क्या होगा, n+1/2th टर्म, यानी 9 + 1/2 ये हमारा 5th टर्म आएगा। तो 1 2 3 4 5 5th टर्म की वैल्यू 6 हो गई, मीडियन हमारा 6 हो गया। द मोस्ट फ्रिक्वेंटली अकरिंग नंबर इन ए सेट क्या होगा, मोड कहलाएगा। जो सबसे ज़्यादा बार आता है उसे क्या कहते हैं, मोड कहते हैं। ठीक है। द मीन डेविएशन फॉर एन ऑब्जर्वेशन x1 to xn फ्रॉम दियर मीडियन। देखिए मीन डेविएशन, मीन के अबाउट भी निकालते हैं, मीडियन के अबाउट भी निकालते हैं। तो मीडियन के अबाउट होगा तो आपने देखा होगा कि क्या करते हैं कि जैसे x है उसमें सब में से उसका मीडियन माइनस कर लेंगे और अबाउट मीडियन लेना, फिर उसका मैग्नीट्यूड लेंगे, उस सबका सम करेंगे। और एक बात यह है कि नंबर ऑफ टर्म से भी डिवाइड करेंगे, तो क्या बनेगा, सिग्मा x माइनस मीडियन अपान n, यही वाला है, या 1/n करके लिख लो। तो ये आ गया बी पार्ट। यहाँ पे कंसेप्चुअल बात है, सीखनी है आपको। 100 ऑब्जर्वेशन का मीन 40 है, स्टैंडर्ड डेविएशन 10 है। 5 ऐड करोगे हर एक ऑब्जर्वेशन में, क्या होगा, मीन में तो 5 ऐड हो जाएगा। 5 माइनस भी करते तब भी मीन में से क्या हो जाता, माइनस हो जाता। लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन स्केल पर डिपेंड करता है, ओरिजिन पर नहीं। मतलब इस कथन का अर्थ ये हुआ, अगर हम कोई नंबर 5 मल्टीप्लाई करते तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी 5 से मल्टीप्लाई हो जाता, लेकिन कुछ प्लस करेंगे या माइनस करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मीन तो हमारा 45 हो जाएगा, लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन 10 ही रहेगा। तो लास्ट पार्ट करेक्ट हुआ इसका। ये इसी बात को आगे और क्लियर किया जाए, यही वाला क्वेश्चन पूछा ही जाता लगभग हर साल टीजीटी में, इसी पर बेस्ड। ये x1 से xn नंबर है, न ऑब्जर्वेशन है, उनका मीन x है, स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा है। तो अगर सब में मल्टीप्लाई के कर दिया जाए
तो क्या फ़र्क पड़ेगा, तो मीन भी एक्स के से मल्टीप्लाई हो जाएगा और स्टैंडर्ड डेविएशन भी हो जाएगा, क्योंकि स्केल पर डिपेंड करता है स्टैंडर्ड डेविएशन भी, यानी के एक्स मीन हो जाएगा जो पहले एक्स मीन था, और जो स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा था वो के सिग्मा हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम पर आते हैं। देखिए x1 से xn नंबर है, इनका x मीन अर्थमेटिक मीन है, तो इनका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा। देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन के कई फार्मूले यूज़ में आते हैं, लेकिन ये भी एक फार्मूला है, सिग्मा x माइनस एक्स मीन का होल स्क्वायर अपान n का रूट, है ना, ये भी फार्मूला होता है। जब हमारे जो नंबर हैं वो रैंडम है, मतलब ये है कि ये सबके फ्रीक्वेंसीज़ नहीं है, तो मीन लेते हैं, सब में से मीन को माइनस करेंगे, है ना, और फिर इसका होल स्क्वायर करेंगे, उनका सम करेंगे और नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड करके रूट ले लेंगे, तो ये हमारा कहलाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, सीधे फार्मूला है। और ये तो आप जानते ही हैं कि ये सेकेंड डिग्री की इक्वेशन जिसको हम ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 लेते हैं, ये सर्किल कब रिप्रेजेंट करेगा, सर्किल तब रिप्रेजेंट करेगा अगर a और b इक्वल हों और h की वैल्यू 0। आप जानते हैं ना सर्किल की इक्वेशन में एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि हमें सेंटर ऑफ सर्किल निकालना है, जो सर्किल इन दो पॉइंट से पास हो रहा है, किन से 0 0 1 0, और सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9 को टच कर रहा है। ठीक है, तो देखिए कंडीशन ये है कि अगर दो सर्किल टच करेंगे, अगर एक्सटर्नली टच करेंगे तो इनके सेंटर के बीच की डिस्टेंस इनके दोनों के रेडियस के सम के इक्वल होगी। तो क्योंकि यहाँ पर एक्सटर्नल या इंटरनल का तो है नहीं, लेकिन एक बार हम इसको और देखेंगे कैसे हो सकता है। देखिए इस बड़े वाले सर्किल का सेंटर तो ओरिजिन पर है, तो हाँ ठीक है, ये इंटरनली ही टच करेगा, क्योंकि देखिए इसका सेंटर ओरिजिन पर है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9 का। अब दूसरा जो सर्किल है वो ओरिजिन से भी जा रहा है, 1 से भी जा रहा है ना, तो 0 0 से भी जा रहा है, यानी ये नहीं, ऐसे नहीं टच करेगा, ऐसे टच करेगा। ठीक है, जब ऐसे टच करेगा तो दोनों के सेंटर के बीच की डिस्टेंस यानी C1 C2 की वैल्यू किसके इक्वल होगी, R1 माइनस R2 के इक्वल होगी। ठीक है, तो C1 C2 देखिए पहले का सेंटर हमको एक तो 0 0 है ना, ये 0 0 है। अच्छा एक बात और भी है ना कि ये हमारा 1 0 पर भी टच कर रहा है। ठीक है, तो ये 0 0 इसी लाइन पर होगा, एक्स एक्सिस का ये जहाँ वाई एक्सिस मीट करते 1 0, फिर तो इसी स्ट्रेट लाइन पर होगा। इसका मतलब ये हुआ कि छोटे वाले सर्किल का जो रेडियस डायमीटर 1 हो जाएगा, यानी इसकी जो ये रेडियस हो जाएगी ये 1/2 हो जाएगी। इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। और हमें फाइंड ये करना है, अच्छा इसका सेंटर भी आपका एक्स एक्सिस पर ही होगा। अब आप देखो, हाँ ठीक है, ये पूरा 1 है, इतना हाफ होगा, यानी ये एक्स एक्स पर ले रहे हैं, तो इसका सेंटर जो हो जाएगा हमारा ये यहाँ पे 1। अगर हम एक्स एक्सिस पर, कोई ज़रूरी तो है नहीं एक्स एक्सिस पर लेना, ठीक है, तो यहाँ पर ये जो होगा इसमें हम ऑप्शन की हेल्प से भी चेक करेंगे। देखो ऐसा है कि एक तरीका ये भी है कि ये दोनों पॉइंट इस सर्किल पे हैं, तो जो भी सेंटर होगा वहाँ से इस वाले पॉइंट और इस वाले पॉइंट की डिस्टेंस सेम रहेगी। मतलब हम कुछ टेक्निक भी लगाएंगे, कोई ज़रूरी नहीं कि हर बार हम पूरा प्रोसेस करके दिखाएं कि जैसे यहाँ से कौन सा ऐसा पॉइंट है जिसकी डिस्टेंस, मतलब जो सेंटर होगा वो इस और इस दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर होगा, तो इसकी डिस्टेंस यहाँ से कुछ और होगी, यहाँ से कुछ और होगी। आप देख सकते हैं 0 0 से करोगे तो 3/2 का होल स्क्वायर 1/2 का होल स्क्वायर, यहाँ से करोगे तो 1/2 का होल स्क्वायर प्लस वाला होगा। इससे लोगे तो 1/2 माइनस 0 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/2 का होल स्क्वायर। इससे लोगे तो 1/2 माइनस
1 AB माइनस 1/2 का होल स्क्वायर वही होगा 1/2 का होल स्क्वायर यानी 1/4, और 0 माइनस 3/2 यानी माइनस 3/2 का होल स्क्वायर 3/2 का होल स्क्वायर के इक्वल होगा। मतलब ये जो पॉइंट है यही सेंटर हो सकता है, इसी की डिस्टेंस इससे और इससे सेम आएगी। इसका मतलब ये हुआ कि हम ज़्यादा मेहनत ना करें, ये सारे कॉन्सेप्ट होते तो हैं बट इस तरह के टेक्निक पर ध्यान दीजिए, है ना। हम ऐसे भी कर सकते हैं इसको, ठीक है, ये तो लगेगा नहीं। तो इस तरह से थोड़ा बहुत सोचिएगा, कोई ट्रिक लग जाए जिससे आपका काम बहुत जल्द, समय नहीं है, समय की कमी है, नहीं तो कर तो लेंगे ही किसी न किसी तरीके से, ठीक है ना। तो इस तरह से देख लीजिएगा, अगर सर्किल के ऊपर 2 पॉइंट, एक इसको ट्रिक समझिए और सेंटर निकालना है तो देखिए जो ऑप्शन में सेंटर जिसको भी मानोगे दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस होगा वही सेंटर होगा। इक्वेशन ऑफ सर्किल विच टचेज सर्किल विच टच 3x + 4y = 7, यानी सर्किल के टेंजेंट की इक्वेशन दिया और पासेस थ्रू 2 पॉइंट्स 1 -2 4, -3। यहाँ भी अब ये है कॉन्सेप्ट तो मैं बता दे रहा हूँ कैसे क्या करना है, बट कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि क्वेश्चन थोड़े बड़े हो सकते हैं। सर्किल हमारा इसको टच कर रहा है ना, तो इसका मायने ये हुआ कि सर्किल के सेंटर से यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, रेडियस होगा, साथ में हमारा जो सर्किल है वो इन दोनों पॉइंट से पास हो रहा है। तो इसमें जितने भी हमारे टर्म हैं उनमें से अगर आप कोई भी लोगे तो एक तो डिस्टेंस वाला वो भी यहाँ पे थोड़ा मुश्किल लग रहा है कि उसका सेंटर डायरेक्ट दिया नहीं है। सेंटर निकालेंगे तो भी जो है हमारे मतलब बड़े टर्म आएंगे। मतलब अब इसके लिए क्या है कि अगर ये मुझे लगेगा कि हाँ ये जनरल ही मेथड का है तो हम इसको ओमिट कर देंगे, है ना। कुछ ट्रिक हो, बड़े क्वेश्चन अगर दिए जा रहे हैं तो उसका कुछ ना कुछ ट्रिक ज़रूर होना चाहिए, ठीक है। पहली बात, एग्ज़ाम टाइम अगर ये मिल गया एकदम से स्किप करके आगे बढ़ जाइएगा, ठीक है। हमें चूँकि बस नॉर्मली मैं बैठ कर डिस्कस कर रहा हूँ तो मैं इस पर बात कर रहा हूँ, अदरवाइज़ मैं अब तक बहुत आगे निकल गया होता इससे, ठीक है ना। तो ऐसे करिएगा। अभी आगे निकलिए, अभी वापस आके इस पर बात कर लेंगे। इसका जनरल जो तरीका होता है क्लास 11th वाला वो तो रहेगा ही रहेगा, बट कोई टेक्निक की तलाश है हमें। तो इसमें वैसे मान लो, ठीक है, हाँ अभी तो एग्ज़ाम में आप नहीं बैठे, अब मान लीजिए आप देखें तो इसमें क्या तरीका हो सकता है। देखिए तरीके बहुत ही सिंपल हैं कि आप इसकी इक्वेशन को मतलब ये ना समझिएगा कि मैं ऑब्जेक्टिव का तरीका, एक जनरल बात बता रहा हूँ, कुछ नहीं लगेगा तो ये तो लगेगा ही जो इसका जनरल तरीका है, यह आपने लेट कर लिया। अब एक बार एक पॉइंट से पास कराओगे, एक बार दूसरे से 2 इक्वेशन बनेगी, फिर यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे और रेडियस के इक्वल हो जाएगा, और रेडियस भी g² + f² - c के इक्वल, इस तरह से। लेकिन ये ऐसे तो नहीं हो सकता, कोई ना कोई टेक्निक होगी, है ना। तो टेक्निक यहाँ पर कोई फिट बैठ रही नहीं है कि या देख लें इसके ऊपर, ऐसा तो नहीं कि ये इसको सेटिस्फाई कर रहा, कोई तो काम हो जाएगा। जैसे मान लो ये तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा, नहीं करेगा, ये करेगा 4 3 12 -12 0 7 नहीं करेगा। मतलब इस हो सकता है ये वाला पॉइंट हो जाता तो हमारा काम थोड़ा आसान हो जाता, फिर हम देखते क्या करना। तो कोई नहीं, चलिए छोड़िए, कोई बात नहीं, इस पर आते हैं। ये ठीक है, इक्वेशन ऑफ सर्किल पासिंग थ्रू 3, 6 एंड टचेस द एक्सेस। देखो 3, 6 और एक्सेस को टच करा, मतलब दोनों एक्सेस को, तो जाहिर सी बात है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला ही सर्किल होगा। अगर हम किसी भी दूसरे क्वाड्रेंट में मानेंगे तो कि दोनों को टच करे तो ये पॉसिबिलिटी इसकी नहीं होगी कि वो 3, 6 से पास हो जाए। अच्छा, जब कोई भी सर्किल दोनों ही एक्सेस को टच करता है तो उसके सेंटर का x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट यानी h k और r तीनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी इक्वेशन हो जाएगी x - जैसे h होता है ना, x - h का होल स्क्वायर + y - k स्क्वायर = r², तो h k को r रख देंगे =r²। सॉल्व करोगे और साथ में 3, 6 से पास हो रहा है तो x को 3 और y को 6 रख के सॉल्व करिए तो r की 2 वैल्यूज़ 3 या 15 आ सकती हैं। तो ये तो प्रोमिनेंट है नहीं, 15 3 पर चेक करिए कि 3 लेने से कोई इक्वेशन बन रही है। यहाँ पे जैसे 3 3
रखोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस सिक्स वाई प्लस इसका 9 एक 9 कट जाएगा तो प्लस 9 होना चाहिए। तो ये वाला बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस सिक्स वाई प्लस 9 इक्वल टू 0। ठीक है ना। ये तो पॉइंट ठीक से जानते होंगे कि कोई भी सर्किल अगर दोनों एक्सिस को टच करता है तो उसके सेंटर के दोनों कोऑर्डिनेट और रेडियस तीनों का मैग्नीट्यूड आपस में इक्वल होगा। देखिए दो सर्किल इंटरसेक्ट किस एंगल पर करेंगे, है ना। तो एक कंडीशन पढ़ते हैं ऑर्थोगोनल की कि 2g1 g2 प्लस f1 f2 इक्वल टू c1 प्लस c2 है, तो ऑर्थोगोनल है। इसमें एक कंडीशन फिट बैठ रही है। g1 का मतलब x के कोएफिशिएंट का हाफ, f1 का मतलब y के कोएफिशिएंट का हाफ, है ना। ऐसे दूसरे वाले में इसमें 1/2 g1 f1, इसमें g2 f2 1/2 माइनस 1/2। तो जब यहाँ पे रखोगे और c1 c2 दोनों 0 है तो इक्वल आ रहा है, इसका मतलब ऑर्थोगोनली कट कर रहा है। एक बहुत ही साधारण सवाल है कि लेंथ ऑफ द टेंजेंट, तो किसी भी कर्व के ऊपर अगर किसी पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ किया जा रहा है तो कर्व की इक्वेशन अगर है s इक्विवेलेंट टू 0, इसको मान लो हम क्या लेते हैं s लेते हैं, है ना। तो क्या करना है, ये जिस पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ हो रहा उस पॉइंट का x और y कोऑर्डिनेट्स पूरे इक्वेशन में रख दो, उसको हम लोग s1 से रिप्रेजेंट करते हैं, उसका रूट ले लो, वही लेंथ ऑफ टेंजेंट होगा। तो फर्स्ट पार्ट आ गया इसका। नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट के ऊपर क्वेश्चंस आने ही आने हैं। उसी पैटर्न पर एक क्वेश्चन आपका सबसे पहला है 16th नंबर। दोनों में कितने कॉमन टेंजेंट होंगे, देखिए दोनों का सेंटर निकाल लो। कितना आएगा 1/2 0, दूसरे का -1/2 0। सेंटर के बीच की डिस्टेंस निकालोगे तो इतना 1/2 प्लस 1/2 1 हो जाएगा, 0 यानी 1 ही आएगा। R1 निकाला 1/2, R2 निकाला 1/2, R1 प्लस R2 C1 प्लस C2 के तो कैसे टच करेगा, एक्सटर्नली। तो नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट कितने होंगे 3, इस तरह से 2 डायरेक्ट टेंजेंट और ये इस तरह से। देखिए इसमें एक ऑप्शन करेक्ट नहीं था, सी वाला सही कर लीजिएगा, 80² 280 होगा, इस तरह बना लीजिएगा। तो पैरामेट्रिक इक्वेशन है y² इक्वल टू 4ax का 80² x इक्वल टू 80² y इक्वल टू 280। और अगर कुछ बदल के भी होता तो इसका निकाल लेते। पैरामेट्रिक इक्वेशन का मतलब होता है कि x और y की वैल्यू किसी पैरामीटर में ले लीजिए और इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। ठीक है, तो जो भी इस तरह का होगा वो यहाँ पर। तो पैराबोला बड़ी कॉमन चीज़ है, इसका ऑलमोस्ट याद रहता सबको। 18 स्लोप ऑफ नॉर्मल चाहिए इस पॉइंट पर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप डिफ्रेंशिएट करिए, dy/dx 2a/y आया। स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है तो इसमें y कोऑर्डिनेट 280 रखोगे, 1/2 स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है m1 × -1 तो -t हो जाएगा। पैराबोला का फोकस दिया है 0, -3 और डायरेक्ट्रिक्स y + 3 या y +3 इक्वल टू 0 या y इक्वल टू -3। तो ऐसी सिचुएशन में x² = -4ay टाइप का पैराबोला होता है, या x² इक्वल टू, अगर प्लस का 4ay मानोगे तो एक को -3 रखोगे तो x² इक्वल टू -12y आएगा। पैराबोला का सिंपल वाला टाइप है। देखिए लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम निकालना इसमें क्वेश्चन नंबर 20 में। तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, तो लेटस रेक्टम के लेंथ जनरली 4a पढ़ते हैं, लेकिन उसका एक और तरीका देखिए, अगर फोकस से हम डायरेक्ट्रिक्स पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करें तो 2a होता है, यानी इस लेंथ का 2 टाइम कर देंगे तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम आ जाएगा। तो ऐसा करिए कि आपको डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन मालूम है 3x - 4y - 2 इक्वल टू 0, और इसका फोकस है 3, तो फोकस से ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो ये लेंथ आ जाएगी, नहीं 2a आ जाएगा। इसका 2 टाइम कर देंगे, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम हो जाएगा। तो ये लिखा है 2sz 3, यहाँ x के जगह पर 3, y जब 3 रखेंगे तो 9 - 12 - 2 मैग्नीट्यूड अपॉन √a² + b² 3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, तो 625 का √5 हो जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे 2 आ जाएगा। ये इक्वेशन एलिप्स कब रिप्रेजेंट करेगा, जब डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 h² लेस देन ab है। जनरल इक्वेशन आप सेकेंड डिग्री है। इसेंट्रिसिटी एलिप्स की निकालनी है अगर लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम हाफ ऑफ द मेजर एक्सिस है। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 2b² होता है, चाहे कोई भी एलिप्स हो, चाहे कोई भी हाइपरबोला हो। और इसमें हम लोग जब इसको हाफ ऑफ मेजर एक्सिस यानी a के इक्वल रखेंगे तो 2b² = a², और आपको पता है b² = a², 1 - a² होता है। तो इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ भी a² के जगह पर 2b² रख के सॉल्व करिए, e की वैल्यू 1/√2 फर्स्ट वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लेना क्वेश्चन में, जो एक आध लाइन एक्स्ट्रा हो जाती हैं, कहीं कहीं गलती टाइप हो जाता है। इफ़
2x माइनस वाई प्लस जेड प्लस 4 इक्वल टू 0 इज़ अ टेंजेंट प्लेन टू द स्फीयर। इस तरीके से जिसका सेंटर 1 0 माइनस 1 है, सॉरी 1 0 1 है, तो हमें रेडियस चाहिए। बहुत आसान है, यहाँ से इस पॉइंट से टेंजेंट प्लेन पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करिए। तो 2 इंटू 1 2, वाई इंटू 0 वाई हुआ, प्लस जेड इंटू 1 जेड हुआ, प्लस 4, तो ये 4 प्लस 2 6 प्लस 1 7, और रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 7/√6, बी पार्ट करेक्ट हो गया। देखो ऐसा है कि इसमें 24th नंबर में इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर निकालना है। इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर पेयर आप स्ट्रेट लाइन के लिए समझ लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपान ए माइनस बी इक्वल टू एक्स वाई अपान एच। देखिए ए स्क्वायर 3 है, बी स्क्वायर -2 रख देंगे यहाँ पर, और एच की वैल्यू है 1/2, क्योंकि एक्स वाई के साथ 1 है, एच 1/2 सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 10x वाई माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। ये पार्ट करेक्ट है। 25 नंबर में क्वेश्चन ये है कि द सेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स, यहाँ पे सेंट्रिसिटी शब्द नहीं लिखा हुआ है, तो इसमें इसका सेंटर निकालना होता है, इसका फोकस निकालना होता है, तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा इस तरीके से। देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर अकेले, लेकिन वाई स्क्वायर और वाई भी है, तो इन दोनों को एक साथ लाएंगे, परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। तो इसमें से 5 कॉमन लिया, वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9 माइनस 9 किया, और ये सिंप्लीफाई किया तो ये 9x स्क्वायर प्लस 5y माइनस 3 का होल स्क्वायर, और ये है आपका -45, उधर भेजेंगे प्लस 45 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हुआ एक्स स्क्वायर अपान 5 और वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर अपान 9 इक्वल टू 1। तो ये हमारा बी स्क्वायर हो गया, जो ज़्यादा वो बी स्क्वायर, कम सॉरी जो ज़्यादा है वो ए स्क्वायर, जो कम है बी स्क्वायर। तो फार्मूला बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर लगाएंगे, बी स्क्वायर ए स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे, तो ई की वैल्यू 2/3 आ जाएगी, ई स्क्वायर 4/9, ई की वैल्यू 2/3, बी पार्ट करेक्ट होगा। इसमें देखिए सेंट्रिसिटी निकालना है। इस बार ये कहा गया है कि लेटेस्ट रेक्टम हाफ ऑफ द माइनर एक्सिस, कोई बात नहीं, तो 2b स्क्वायर अपान ए इज इक्वल टू बी हो जाएगा। ये क्वेश्चन में ए था, सॉल्व करेंगे तो इसको देखिए एक तरफ लाएंगे, 20 इन दोनों में से b कॉमन ले लेंगे, और 2b माइनस ए 0, ए की वैल्यू 2b हुआ, ए की वैल्यू 2b इस फार्मूले में रख के बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, सिंप्लीफाई करेंगे, ई की वैल्यू √3/2 आ रहा है, तो सी पार्ट करेक्ट है। और पॉइंट ए बी सी से परपेंडिकुलर ए बी सी से एक्स एक्सिस की डिस्टेंस जो होगी वो √b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होगी। जो एक्सिस वाला पॉइंट नहीं शामिल होगा, इन दोनों का स्क्वायर का सम होगा और उसका रूट होगा। वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड, अगर 3 वेक्टर u v w दिए हैं तो आपको पता है कि वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड इनका डिटर्मिनेंट होता है, तो ये डिटर्मिनेंट इसका सॉल्व करेंगे 23 आएगा। द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड परपेंडिकुलर टू दितना। देखिए प्लेन जिस पॉइंट से पास होता है वो x1 y1 z1 है, और जिस वेक्टर के जो वेक्टर इसके परपेंडिकुलर है वो नॉर्मल वेक्टर कहलाता है ना, जिसको n से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन नॉर्मल वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो अगर चाहिए तो भी 5 2 और -1 ले सकते हो। तो डायरेक्शन रेशियो पता है किसका, नॉर्मल का, और प्लेन के ऊपर एक पॉइंट पता है, तो प्लेन की इक्वेशन होती है x माइनस x1 प्लस बी वाई माइनस y1 प्लस सी जेड माइनस z1 इक्वल टू क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो ए बी सी रख दिया और x1 y1 z1 रख दिया, सॉल्व कर लिया, आ गया। 2 सर्किल दिए हैं, कैसे टच करेगा, इंटरनली या एक्सटर्नली। देखिए दोनों का सेंटर निकाल, इसका सेंटर 1 कामा कितना हुआ 1,2 हो गया, -g - f। दूसरे का सेंटर निकालेंगे तो ये हो गया हमारा 0,4 हो गया। तो इसकी रेडियस हो जाएगी हमारी 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, तो 4 + 1 कितना हुआ 5 हो गया। दूसरे का सेंटर 0,4 है, रेडियस निकालेंगे तो 4 का g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c, तो g तो 0 है, f का स्क्वायर 16 और तो ये √20 हो गया। तो और सेंटर के बीच की डिस्टेंस निकाल के देखो भाई, 1 - 0 1 का स्क्वायर हुआ,
4 माइनस 2 2 का स्क्वायर यानी 4 हो जाएगा, ये √5 हो गया। और जो हमारा R2 है, R2 की वैल्यू है √20, √20 को 4 इंटू 5 लिख सकते हैं, 2√5 हुआ। और R1 क्या है, √5 है। डिफरेंस दोनों का चाहे R1 माइनस R2 का मैग्नीट्यूड लिख दो या R2 माइनस R1 का मैग्नीट्यूड लिख दो तो √5 आएगा। ये C1 C2 के इक्वल है, इसका मतलब टचेज इंटरनली, अंदर से टच करेगा। अब देखिए ये एक दो तरह के जो हाइपरबोला होते हैं, ट्रांसवर्स और कॉन्जुगेट, उनकी सेंट्रिसिटी E और E डैश है, तो 1/E² + 1/E² इज इक्वल टू 1 होता है। ये पॉइंट याद रखिएगा, छोटा सा है। पैराबोला के केस में इनकी वैल्यूज़ रखी भी जा सकती है ना, कि जैसे एक होगा A² + B², एक के E² का रेसिप्रोकल है ना, या मतलब जैसे हम ये भी कह सकते हैं कि भाई E² की वैल्यू A² + B²/A² हुआ, तो E' जो होगा A² + B²/B² होगा। तो इनके रेसिप्रोकल को ऐड करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। 32 नंबर में सेंटर ऑफ सर्किल निकालना है। देखिए सर्किल पासिंग थ्रू 3 पॉइंट, तो ये 3 पॉइंट मिलकर राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे हैं। थोड़ा ध्यान रखिएगा जब भी 3 पॉइंट देकर सेंटर पूछा जाएगा, क्योंकि अगर हम कोई टेक्निक नहीं लगेगी तो क्वेश्चन लंबा होने लगेगा। इस तरह पे हमने बात की है कि हमने देखा कि अगर हम इसको ABC लें तो एक √40 है, 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, √50 √10, इन दोनों का स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर का सम इसके स्क्वायर के इक्वल है, यानी इसके सामने वाला वर्टेक्स 90 डिग्री है। तो ये जो हमारा हाइपोटेन्यूज है यही डायमीटर होगा, तो इसका मिड पॉइंट इन दोनों का निकालेंगे, 0 + 5/2 6 + 1/2 है ना। ये हमारा सेंटर ऑफ सर्किल हो जाएगा। तो ये भी ट्रिक के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। हाइपरबोला के वर्सेस दिया है, वर्सेस 1 0 - 1 0, जाहिर सी बात है कि ये ट्रांसवर्स हाइपरबोला को दिखा रहा है। फोकाई 2 - 2 0 है। तो देखो इनके वर्टेक्स के बीच की डिस्टेंस 2 ये होता है, इनके बीच की डिस्टेंस 2 है। ऐसे ही फोकस के बीच की डिस्टेंस, इधर 2 0 इधर -2 0, x पर ऊपर है तो कुल 4 डिस्टेंस होगी। चाहे डिस्टेंस फार्मूला लगा लो, डायरेक्ट समझ लो। और इन जनरल इसका क्या होता है, 2a ही होता है a और e के टर्म में, तो 2a ही यानी इन दोनों के बीच की डिस्टेंस SS डैश से 4 है, a की वैल्यू 1 है तो E2 आ गया, और E आ गया, ये पता है B² की वैल्यू A² 1 -E² -1 है तो E4 - 1 3 हो गया। फार्मूला आपको पता है x² / a² - y² / b² = 1, तो ये इक्वेशन आ गई, ये पार्ट करेक्ट है। 34 नंबर में ये हमने लिखवाया, याद रखना, स्फेरिकल सेल जिसकी रेडियस a है ना, तो उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है वो उसके सेंटर से ½ a डिस्टेंस पर यानी 1/2 a डिस्टेंस पर होता है ना, या उसका कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहा जाएगा। x मीन = 1/2 है, y मीन = 0। 35 नंबर में है, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड सो दैट इट्स हॉरिजॉन्टल रेंज इज़ मैक्सिमम, यानी R मैक्सिमम कब होता है, 45 डिग्री पर। रेशियो ऑफ ग्रेटेस्ट हाइट एंड हॉरिजॉन्टल रेंज यानी h/r है, ठीक है। तो h की वैल्यू u² sin² α/2g होगा, और r की वैल्यू u² sin2 α/g, तो g कट गया, u² कट गया, तो sin² α/2 sin2 हुआ। आपको पता है कि अल्फ़ा या थीटा 45 डिग्री है, sin 45 1/√2 होल स्क्वायर 1/2, नीचे sin 91 तो 1/4 आ गया। बी पार्ट करेक्ट हो गया। जो प्लेन एक्स एक्सिस को कंटेन करेगा वो इनमें से कौन सा हो सकता है। देखो अगर प्लेन एक्स एक्सिस को कंटेन करता है तो प्लेन का नॉर्मल एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा। तो प्ले एक्स एक्सिस का जो है डायरेक्शन रेशियो 1 0 0 है, प्लेन का नॉर्मल का मान लो ABC है, तो इनके बीच का रिलेशन 1 × a 0 × b + 0 × c = 0 होगा, यानी a 0 आएगा। तो जिस a 0 रख किस में है, इसमें a नहीं है, यानी यही b वाला पार्ट होगा। लॉ को सिंप्लीफाई करें, इसमें कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। 2 का पावर 7 और 2 का पावर 4 क्यूब है, इसको 2 का पावर 6 ले सकते हैं। 7 + 6 13 हुआ, तो बाहर 13 आएगा, लेकिन ये जो बेस में 8 है 2 क्यूब हो जाएगा, तो इसका बाहर 1/3 आएगा। तो इसका 13, इसका 1/3 यानी 13/3 हो गया। log 2 1/1 हो गया, कोई नहीं, नन ऑफ दीज है। 38 नंबर में
लॉग को सिंप्लीफाई करना है, पावर में ले जाओ 2 को, 5√5 का होल स्क्वायर हुआ, ये प्लस में है, 3 इसका भी पावर यहाँ आ जाएगा 2 क्यूब, लेकिन दोनों प्लस में तो एक साथ लिख दिया। ये तीनों के साथ माइनस था तो माइनस कॉमन लिया, log 2 इंटू 50 है ना, क्योंकि सब प्लस हो गया, प्लस log 1 को भी log 10 लिख दो, तो ये तीनों एक साथ इनका इंटू हो जाएगा, माइनस बाहर लेके, तो ये 125, 25 इंटू 5 125 इंटू 8 1000 हुआ, इनका प्रोडक्ट भी 1000, दोनों सेम है तो वैल्यू 0 आ जाएगी। इसमें x-2 इसका एक फैक्टर है, तो x की वैल्यू 2 रखने पे 0 होगा, x की वैल्यू 2 रखा हमने, यहाँ पे सॉल्व किया, p की वैल्यू 5 आ गई, b पार्ट करेक्ट है। लास्ट वाले में एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी होती है कि जो इसका जैसे ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, अगर इसको मैं मिला दूँ तो क्यों मिलाया, क्योंकि हमें एंगल DCP चाहिए, DCP, तो ये जो एक्सटीरियर एंगल है ना, ये अपोजिट इंटीरियर के इक्वल होता है, तो 1 2 3 4 एंगल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के, तो ये है, ये एंगल इसके अपोजिट इंटीरियर के एंगल हो, क्योंकि ये तो इसका एक्सटीरियर है, तो ये कितना होगा, ये भाई 140 आपको पता है, जितना सेंटर पर होगा उसका हाफ वर्टेक्स पर होगा, तो ये भी 70 होगा, तो इसका ए पार्ट करेक्ट है। ठीक है, तो इस तरह से ये पेपर कंप्लीट हुआ। थैंक यू।